दोस्तों, आपका स्वागत है साकार एकेडमी सब इंस्पेक्टर मेंस की क्लासेस में। 10 नवंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा के नए सिलेबस के हिसाब से साकार एकेडमी में तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस का अलग अलग क्लास उपलब्ध कराया जाएगा और यहाँ पर आप न सिर्फ अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि सब इंस्पेक्टर की जरूरत के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा के लिए। और इस गौरवशाली पद को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, मेंस परीक्षा की क्लासेस के साथ साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस का भी मौका मिलेगा और पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ आप इस एग्जाम में साकार एकेडमी के साथ आगे बढ़ेंगे और जरूर सफलता को हासिल करेंगे। थैंक यू। वेलकम अगेन इन साकार एकेडमी। दोस्तों, नक्सल समस्या की पिछली क्लास में हमने जाना था कि 1967 में नक्सलवाड़ी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारधाराओं से प्रभावित है, जो कि साम्यवादी विचारधारा की अलग अलग शाखाएं हैं। कानू सान्याल, जंगल संथाल और चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सल आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसने भारत के गरीब और पिछड़े लोगों को बेहतर जीवन दिलाने का वादा किया था। 1969 में सीपीआई एमएल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना हुई। 1980 में पीपल्स वॉर ग्रुप की स्थापना की है कोंडापल्ली सीतारमैया ने और बिहार में माओवादी कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई थी। तो 2004 में भारत के सभी मार्क्सवादी समूहों को मिलाकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का गठन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ये पूरे भारत में नक्सल गतिविधियों को संचालित करने वाला था और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में एक रेड कॉरिडोर स्थापित हो चुका था। ये रेड कॉरिडोर नेपाल बॉर्डर से लेकर के दक्षिण में अरब सागर को छूने लगा था। इसमें आने वाले मुख्य राज्य थे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। कर्नाटक लंबे समय तक रेड कॉरिडोर का हिस्सा रहा था, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक को रेड कॉरिडोर से हटा दिया गया है क्योंकि कई सालों से यहां पर कोई भी नक्सली घटना नहीं हुई है। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जातिगत समस्याएं बहुत गंभीर हैं। जातिगत शोषण के विरुद्ध नक्सलियों ने हथियार उठाए हैं और निम्न जातियों को जो है इन्होंने मजबूती प्रदान की है और कई हिंसक घटनाओं के द्वारा इन्होंने जातिगत संघर्ष को एक नई धार प्रदान की है। ठीक है, निम्न जातियों का इन्होंने पक्ष लिया है ऊंची जातियों के अत्याचारों के खिलाफ। लेकिन इनका असली नियंत्रण छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्रदेश में है। दंडकारण्य प्रदेश में जहां पर आधारभूत संरचना और सुविधाओं का भारी अभाव है, जहां पर जनजातियां रहती हैं और जो भारत का एक बहुत ही ज्यादा खनिज समृद्ध एरिया है, मिनरल रिच क्षेत्र है, उस एरिया के अंदर में जनजातियों को अक्सर माइनिंग प्रोजेक्ट्स या फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स की वजह से अपने गांव, अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ता है। तो लंबे समय से जनजातियों में यहां पर असंतोष पल रहा है और नक्सलवादियों ने इस दंडकारण्य क्षेत्र में, जो कि मुख्यतः महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है और विशेष रूप से जिसके केंद्र में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग है, इस पूरे क्षेत्र में नक्सलियों का बोलबाला है और नक्सली लोग जो है इन्होंने लगातार पिछड़ी जनजातियों को कन्विंस करके, उनको भरोसा दिला करके अपनी एक गहरी पैठ बनाई है। नक्सल राजनीतिक संगठन ने जनजातियों को लगातार राजनीतिक सशक्तिकरण का अनुभव कराया है। नक्सल मिलिट्री समूहों में, जिनको हम मिलिट्री दलम कहते हैं, नक्सल सैन्य समूहों में जनजातियों को जो है शामिल होने का मौका मिल रहा है और इसकी वजह से जनजातियां अपने आप को एक ताकतवर सत्ता का हिस्सा मान करके चलती हैं और इसकी वजह से इन दंडकारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत सरकार के प्रशासन को सीधा सीधा चुनौती दी गई है और नक्सली यहां पर अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनजातियों ने आंख मूंद करके नक्सलियों पर भरोसा कर लिया है। नक्सलियों ने लंबे समय में इस तरह का भरोसा कमाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत काम किया है और जरूरत पड़ने पर इन्होंने बहुत ही संगठित तरीके से हिंसा का इस्तेमाल किया है। हिंसा का अगर हम लोग इस्तेमाल देखें तो 1990 के दशक में माओवादी हिंसा बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन सन 2005 के आते आते ये हिंसा जो है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों तक फैल चुकी है। तो इन 10 राज्यों में तो हमको नक्सली गतिविधियां देखने को मिलती ही हैं, पर छत्तीसगढ़ में
खासकर आपका बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां देखने को मिलती हैं। बस्तर क्षेत्र के 7 जिले, विशेष रूप से जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लगते हैं, इनमें नक्सल गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन सभी जिलों में नक्सल गतिविधियां बहुत तेज हैं। लेकिन इसके साथ साथ नया नया स्थापित जो मोहला मानपुर जिला है, वहां राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला और मुंगेली जिला भी नक्सल गतिविधियों से प्रभावित जिले माने जाते हैं। इसके अलावा धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद को भी नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में लंबे समय तक नक्सल गतिविधियां चलती रही, जो कि झारखंड से जुड़े हुए हमारे क्षेत्रों में रही हैं। और ये जो नक्सल गतिविधियां हैं, इसमें विशेष रूप से आपका बलरामपुर जिला जो है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। नक्सलियों की ये खास बात है कि ये एक राज्य में हिंसक वारदात करने के बाद दूसरे राज्य में भाग जाते हैं और इस तरह से राज्यों की पुलिस से ये बच जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नक्सलियों की हिंसक गतिविधियां बढ़ी हैं, वैसे वैसे राज्यों की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे कि सीआरपीएफ का जो है इस्तेमाल बढ़ा है। तो आइए नक्सलियों के कुछ हिंसक गतिविधियों को हम लोग देखते हैं। सन 2007 में नक्सलियों ने एक विशाल हमला किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ था। छत्तीसगढ़ में 2007 में रानी बोदली, बीजापुर के एक छोटे से जगह पे छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी फोर्स के सिपाहियों ने एक कैंप लगाया था। इस कैंप पे नक्सलियों ने हमला किया था और सारे सिपाहियों की इन्होंने हत्या कर दी थी। बहुत ही जघन्य हत्याकांड था, रानी बोदली हत्याकांड 2007, जिसमें 56 सीएएफ के जवानों की हत्या कर दी गई थी। 2009 में राजनांदगांव के अंदर में मोहला मानपुर क्षेत्र में एम्बुश यानी कि घात लगा करके हमला किया गया और इस एम्बुश के अंदर में छत्तीसगढ़ पुलिस के 30 जवानों के साथ साथ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद कुमार चौबे भी शहीद हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं और पूरे सैन्य साजो सामान के साथ और सैन्य तकनीकी, सैन्य रणनीति के साथ किया जा रहा है। इस तकनीक को हम लोग बेट एम्बुश या घात लगा के हमला करना कहते हैं, जिसमें नक्सली जो है वो सुरक्षा सेनाओं को अपनी ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा महसूस कराते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसे नकली सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं कि इस क्षेत्र में नक्सली हैं। जब उनको पकड़ने के लिए फोर्स जाती है तो वो उसको घेर करके उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, 2010 में नारायणपुर जिले के धौड़ाई नाम के जगह पे सीआरपीएफ के 26 जवानों को घेर करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बुश की घटना थी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहुत सारे जवान इसमें मारे गए थे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की नियुक्ति हुई। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान जो है भारी संख्या में तैनात किए गए। इनको कैंपों में तैनात किया गया और ये फौज की तरह अपने आसपास के क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों का मुकाबला करने की कोशिश करने लगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स या छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी फोर्स के जवानों को भी विभिन्न कैंपों में रखा गया और इस तरह से यहां पर नक्सलियों का मुकाबला सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा किया गया। 2010 में ही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बहुत गंभीर कांड हुआ, जिसको हम लोग ताड़मेटला कांड कहते हैं। इसमें सीआरपीएफ की एक पूरी बटालियन को एम्बुश में फंसाया गया, इस पे घात लगा के हमला किया गया और यहां पर लगभग 75 सीआरपीएफ जवानों की जघन्य हत्या कर दी गई। तो इस तरह के सक्सेसफुल हमले से नक्सलियों का जो मोराल है वो हाई हो रहा है, उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है और वहीं पर केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच जो तालमेल की कमी हम लोग को दिखाई देती है और विशेष रूप से स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्रों की जानकारी में केंद्रीय बलों की जानकारी का अभाव और स्थानीय लोगों के सहयोग की कमी भी हम लोग को दिखाई देती है। सन 2010 के इन हमलों के बाद सन 2013 में छत्तीसगढ़ में एक सबसे विशालतम हमला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ही काले अक्षरों में अंकित है। 25 मई सन 2013 को कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया। बस्तर जिले के दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले के ऊपर नक्सलियों ने अचानक सुनियोजित तरीके से हमला किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की जघन्य हत्या कर दी गई, उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा
बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की बुरी तरह से हत्या कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि दरभा घाटी हत्याकांड में वास्तव में महेंद्र कर्मा को ही टारगेट किया गया था, क्योंकि वो नक्सल विरोधी आंदोलन के नेता माने जाते थे। इसके अलावा विद्याचरण शुक्ल और उदय मुदलियार जैसे नेता भी इस हमले के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दल पे किया गया हमला था, और इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को जो है आपका एक सबसे बड़े थ्रेट के रूप में देखा गया। 2014 में सुकमा जिले में लगातार नक्सलियों ने हमला किया है। तब से लेके अब तक हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है, यह विशेष रूप से आपका नक्सल आक्रमण का केंद्र बना है। सुकमा जिले में भी कुछ कुछ खास जगहें हैं। दोरनापाल से लेकर के जगरगुंडा तक ये जो एक इलाका है, ठीक है, दोरनापाल से जगरगुंडा, ये सुकमा जिले के कोंटा तहसील में आता है। ये घने जंगलों का इलाका है, और इन दो गांव के बीच का जो इलाका है, ये नक्सलियों के गतिविधियों का एकदम केंद्रीय गढ़ है। सबसे ज्यादा खूनी नक्सल वारदातें यहीं पर हुई है, ठीक है। इस क्षेत्र में कोई सड़क इत्यादि नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर से सप्लाई करनी पड़ती है। कैंप लगाए गए हैं, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी फोर्स के जवान भारी संख्या में यहां पे तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नक्सल हमले होते हैं। देश का ये सबसे खूनी क्षेत्र है, दोरनापाल से जगरगुंडा। एर्राबोर और किस्टाराम थाने जो हैं, ये लगातार नक्सली हमलों के लिए जाने गए हैं। इनको किलों की तरह सुरक्षित रखने की हम लोग को जरूरत पड़ती है। 2014 में सुकमा में 2 बार नक्सली हमले हुए हैं। विशेष रूप से अब नक्सली आईईडी से हमला करना सीख गए हैं। आईईडी का मतलब होता है इंटरैक्टिव एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका मतलब है कि विस्फोटक पदार्थों को पेड़ पौधों या आपका जमीन के नीचे कुछ इस तरह से छुपाया जाता है कि जैसे ही आप उनके नजदीक जाकर के उनको छेड़ते हैं, उनमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक एक वेपन है, जिसमें जिसको लगाने में आपका किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है नक्सलियों के लिए, और इसके फटने से भारी संख्या में जवानों की मृत्यु होती रही है। और नक्सलियों ने जंगल में जगह जगह में इस तरह के आईईडी या इंटरैक्टिव एक्सप्लोसिव डिवाइस भी लगाए हैं। इसके अलावा नक्सलियों ने माइंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पर्सनल माइंस और एंटी व्हीकल माइंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पुलिस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ताकतवर आपके गाड़ियों का इस्तेमाल करती है, एंटी लैंड माइन व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये लोग ऐसे लैंड माइंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे गाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। बहुत भारी भरकम लैंड माइंस का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2015 में दंतेवाड़ा में एंटी व्हीकल लैंड माइन का इन्होंने इस्तेमाल किया और सीआरपीएफ के एक गाड़ी को लगभग 30 फीट ऊपर उड़ा दिया, जिसमें सीआरपीएफ के 15 से भी ज्यादा जवानों की मृत्यु हो गई थी। 2017 में सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 12 जवानों की मृत्यु हो गई। वहीं दोरनापाल से जगरगुंडा मार्ग में 2017 में इन्होंने एक बार फिर से आक्रमण किया, और इस आक्रमण में लगभग 25 सीआरपीएफ जवानों की मृत्यु हो गई। इसको देखने से ऐसा लगता है कि नक्सली लोग जो हैं, ये जनजातीय क्षेत्रों में गहरी पैठ बना के रखे हैं। वहां से इनको लगातार इंटेलिजेंस यानी कि सूचनाएं मिलती हैं, वहां पर इनको छुपने की जगह मिलती है, आगे बढ़ने की जगह मिलती है, राशन की सप्लाई होती है, और जिसकी वजह से ये लगातार मूव कर पाते हैं। और ये लोग लगातार एसाइमेट्रिक वारफेयर या गुरिल्ला वारफेयर के तौर तरीके अपना रहे हैं। देखिए दोस्तों, गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है छोटे पैमाने का युद्ध, ठीक है। गुरिल्ला का मतलब वो गुरिल्ला बंदर से नहीं होता है। छोटे पैमाने का युद्ध या अनियमित युद्ध, ऐसा युद्ध जिसके कोई नियम नहीं होते। नक्सली लोग जो है जंगल में छुप करके अचानक वार करने के तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये गुरिल्ला वारफेयर जो है, ये हमारे स्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही नई प्रकार की रणनीति है, जिसकी वजह से आपका नक्सली यहां पर सफल होते हुए दिखते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी लड़ाई के लिए विशेष रूप से उन तौर तरीकों को अपनाना पड़ रहा है जिनको गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है, ठीक है। गुरिल्ला वारफेयर का मुकाबला करने के लिए हमको भी वही रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं जो कि नक्सली स्वयं से अपनाते रहे हैं। ये कहा जाता है कि टू फाइट अ गुरिल्ला, फाइट लाइक अ गुरिल्ला, ठीक है। एक गुरिल्ला वारफेयर या एसाइमेट्रिक वारफेयर करने वाले व्यक्ति से आप तभी लड़ सकते हैं जब आप खुद भी उनकी तरह लड़ाई करें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पहले छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑक्सिलरी फोर्स सीएएफ ने, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स ने नक्सलियों का मुकाबला किया। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को यहां पे बुलाया गया, लेकिन ये लोग जंगल वारफेयर के लिए तैयार नहीं थे।
जंगलों में आपका युद्ध जैसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए, गुरिल्ला वारफेयर के लिए इनको विशेष ट्रेनिंग की जरूरत थी। भारतीय सेना के जंगल वारफेयर स्कूल वेरिंगटन मिजोरम में इनको ट्रेनिंग दिया गया। छत्तीसगढ़ ने कांकेर के सिंगार घाट में अपना ही एक काउंटर टेररिज्म और जंगल वारफेयर स्कूल स्थापित किया और छत्तीसगढ़ के सारे पुलिस कर्मियों को यहां पर ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो इस तरह से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के जवान जो हैं वो जंगल वारफेयर और गुरिल्ला वारफेयर के लिए तैयार हुए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने नक्सलवादियों से निपटने के लिए एक खास समूह तैयार किया जिसको कोबरा कहा जाता है। कोबरा कोऑर्डिनेटेड एक्शन कोऑर्डिनेटेड बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म है कोबरा। कोबरा बटालियंस जो है ये सीआरपीएफ की ऐसी बटालियन है जो कि जंगल वारफेयर और गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट होती हैं और ये लगातार जो है जंगल में नक्सली हमलों को नाकाम करने में सफल होती है। तो इस तरह से कोबरा के यूनिट्स को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है। अभी हजारों की संख्या में कोबरा यूनिट्स हैं छत्तीसगढ़ में है। यहां तक कि सीआरपीएफ के सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर रायपुर में स्थापित किया गया है। रायपुर में एक आईजी बैठते हैं और ये जो है पूरी नक्सल गतिविधियों एंटी नक्सल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में डीजी रैंक का एक पद बनाया गया है जो नक्सल ऑपरेशंस को संभालने के काम करता है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से नक्सल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। छत्तीसगढ़ ने नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस स्तर पे काफी काम किए हैं, लेकिन सबसे एडवांस जो पुलिस फोर्स है जो नक्सलियों का मुकाबला करती है ये आंध्र प्रदेश पुलिस फोर्स है। आंध्र प्रदेश पुलिस फोर्स के अंदर में एक कमांडो समूह का निर्माण किया गया था जिसका नाम था ग्रे हाउंड्स। ग्रे हाउंड्स जो है वो सबसे पहले पुलिस समूह है जो कि एक प्रशिक्षित कमांडो दस्ते के तौर पे गुरिल्ला वारफेयर करते हैं और नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियानों को इन्होंने संचालित किया है। ग्रे हाउंड फोर्सेस को आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में भी संचालित करने की सुविधा दी गई है। फिलहाल ग्रेहाउंड्स जो है तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश सरकार के अंडर में कमांडो दस्ते के रूप में है। नक्सलियों के को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक दोहरी रणनीति बनाई है। एक तरफ सैन्य नियंत्रण की रणनीति, दूसरी तरफ जनजातियों के विकास की रणनीति। दमन और समझौता दोनों रणनीतियों को सरकार ने अपनाया है और विकास के माध्यम से सरकार ने इस समस्या को समाप्त करने का कोशिश किया है। सन 2010 में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी कि नक्सली समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उससे पहले सन 2009 में ही इन्होंने सीपीआई माओइस्ट को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया और इनको आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा है क्योंकि इन्होंने हिंसक तौर तरीके अपनाए और आंतरिक सुरक्षा के लिए इनको चुनौती बताते हुए इनको जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया। जहां एक तरफ सरकार जंगल में घुस करके जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नक्सली लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में नक्सलियों के विस्तार को अर्बन नक्सलिज्म या शहरी नक्सलवाद कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों और बेरोजगारों के बीच में, विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों के बीच में, छात्रों आदर्शवादी छात्रों के बीच में नक्सली अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और इनका प्रयास है कि नक्सलवादी कैडर यहां से आए और शहरी क्षेत्रों में जो है वो हिंसक गतिविधियों का अंजाम दे करके भारत सरकार को चुनौती दे सके। ऐसा नहीं है कि कभी भी नक्सलियों को हमेशा हाथ उठा करके समर्थन मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में 1991 में जन जागरण अभियान शुरू किया गया था जो कि पहली बार नक्सलियों के विरुद्ध शुरू हुआ एक अभियान था जिसमें विशेष रूप से व्यापारी और स्थानीय लोग जो हैं शामिल हुए थे जिन्होंने नक्सलियों का विरोध किया था। बस्तर क्षेत्र में जन जागरण अभियान के मुख्य संयोजक महेंद्र कर्मा हुआ करते थे और इन्होंने जो है नक्सलियों को जो है लगातार विरोध किया है। 2005 में महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में सलवा जुडूम नामक एक आंदोलन शुरू हुआ था। सलवा जुडूम आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है शांति अभियान। इसके तहत महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में विभिन्न गांवों में सलवा जुडूम समूहों की स्थापना हुई। ये सलवा जुडूम समूहों ने संकल्प लिया कि ये नक्सलियों के प्रचार अभियान को रोकेंगे और नक्सलियों का सैन्य शक्ति के साथ में मुकाबला करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सलवा जुडूम समूहों को हथियार उपलब्ध कराए ताकि ये जो है नक्सलियों के तरीके से मुकाबला कर सके और इस तरह से नक्सल समस्या का समाधान हो सके। लेकिन सलवा जुडूम समूहों के सदस्य
किसी खास सलवा जुडूम समूह के सदस्यों के लिए कोई मापदंड निश्चित नहीं किए गए थे। इसकी वजह से सलवा जुडूम समूह में बहुत ही कम उम्र के लड़के जो है, जो स्थानीय आदिवासी लड़के थे, वो शामिल हुए और कई मामलों में मानवाधिकार उल्लंघन के केसेस देखे गए। कई जगहों पर अंडर एज बच्चों को यहाँ शामिल किया गया, कई जगहों पर व्यक्तिगत झगड़ों के लिए आपका जो है इन हथियारों का दुरुपयोग किया गया, कई जगह पे लूटपाट की घटनाएं भी देखने को मिली। तो इन सब घटनाओं की वजह से सलवा जुडूम बदनाम हो गया और सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सलवा जुडूम मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला संस्थान है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। और सलवा जुडूम को समाप्त करने के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम को बैन कर दिया और सलवा जुडूम के जो सीनियर मेंबर्स थे, जिन लोग छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल होने की योग्यता रखते थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक सेना के रूप में संगठित किया गया। तो छत्तीसगढ़ पुलिस में बस्तर संभाग में एक ऑक्सिलरी फोर्स का गठन किया गया, जिसको कहा जाता है डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड सलवा जुडूम के उन सदस्यों से बना है जो कि नक्सल क्षेत्रों की अच्छी खासी पहचान रखते हैं, उनके भूगोल को जानते हैं और यहां से आगे बढ़ करके ये लोग पुलिस के साथ मिलकर के नक्सल विरोधी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं, जिससे कि नक्सलियों के सफाये में मदद मिलती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रयास किया है नक्सलियों के समर्थन क्षेत्रों में, गांव में जो है प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण पे उनको अच्छा पैकेज देने की घोषणा की है, जिससे कि नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित हो। और दूसरी तरफ सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और सुविधाओं के विकास का प्रयास किया है। बस्तर क्षेत्र में 7 जिले बनाए गए हैं, जो कभी एक ही जिला हुआ करता था। वहां पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, विशेष रूप से दोरनापाल से जगरगुंडा, जो सबसे गंभीर नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा जिले का, वहां पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और इस सड़क के निर्माण में 2 बार बड़े हमले हो चुके हैं, जिसमें सीआरपीएफ के अनेक जवान मारे गए हैं। बीएसएनएल के टावर के द्वारा यहाँ पर जो है टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए गांव-गांव में स्कूल्स खोले जा रहे हैं। आदिवासी आश्रमों की स्थापना की जा रही है ताकि बच्चे पढ़ सकें। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्वरोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कौशल विकास का प्रयास किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है ताकि जनजातीय बच्चों को जो है बचपन से लेकर के आपका उच्च स्तर तक की यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा यहाँ पे मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और आपका टेक्निकल एजुकेशन के लिए पर्याप्त संस्थाएं उस क्षेत्र में स्थापित की गई हैं और लगातार जो है जनजातियों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। ट्राइबल प्लान, ट्राइबल सब प्लान के तहत लगातार इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि जनजातियां जो हैं वो विकास कर सकें और उनको ये लगे कि वो समाज में उनको निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे प्रयास विद्यालय, आस्था विद्यालय, ये सब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है ताकि ये बच्चे आगे चल करके एक मेन स्ट्रीम में भारत के शहरों में आकर के अपने रोजगार और अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये संदेश लेके जा सकें कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भी बेहतर जीवन हासिल किया जा सकता है। इसके लिए नक्सलवाद को अपनाना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा और सुविधाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से आपका जनजातीय क्षेत्रों को मजबूत बनाया जा रहा है। 2009 में सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य था नक्सलियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना और सैन्य रूप से उनको हराना। 2019 में ऑपरेशन प्रहार के तहत इसी चीज को रिन्यू किया गया और कोऑर्डिनेटेड तरीके से, संयोजित तरीके से आपका नक्सलियों के खिलाफ आपका सैन्य अभियान चलाया गया है, जिससे नक्सली लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से तबाह हुआ है। फिर भी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आक्रमण की क्षमता काफी बढ़ी चढ़ी हम लोग को दिखाई देती है। आज के समय में हम लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं नक्सलियों का मूवमेंट देखने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ अपने भिलाई और जगदलपुर बेस से नक्सलियों के ऊपर सर्विलांस करता है ताकि उनके मूवमेंट पर नजर रख सकें और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो घेर करके एकदम मिलिट्री स्टाइल में स्वयं अपने एम्बुश लगा करके नक्सलियों को आपका समाप्त कर सके। नक्सलियों के लीडर्स के ऊपर इनाम घोषित किए गए हैं और उस क्षेत्र में जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। जनजातियों के बीच अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ा करके सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नक्सली नेताओं को लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं। ज्यादातर नक्सली नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार नक्सलियों के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है, नक्सली लोग फिर से आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं।
स्पेशली 2017 में दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग में सड़क निर्माण के दौरान सीआरपीएफ के 25 जवानों की जब घात लगा के हत्या की गई, तो भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सॉरी सॉरी हाँ, तो 2017 में जब नक्सलियों का आक्रमण किया गया, तो हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सलियों से निपटने के लिए एक खास रणनीति को उजागर किया था, जिसको समाधान कहा जाता है। समाधान जो है, ये 8 बिंदुओं का एक समूह है, जिसको फॉलो करके हम लोग नक्सल समस्या का सामना करेंगे, ऐसा उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है। समाधान SAMADHAN, ये है समाधान। S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, यानी हम लोग को केंद्र और राज्य के लीडरशिप को, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के लीडरशिप को मिलकर काम करना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से, ताकि नक्सलियों को सैन्य और आपका नागरिक दोनों ही मोर्चों पर हराया जा सके। डेवलपमेंट प्लान के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नक्सलियों को प्रभावित कर दे, उनके समर्थन को कम कर दे, और सैन्य रणनीति के द्वारा जो है केंद्रीय और राज्य बल जो है नक्सलियों को हरा दे। तो स्मार्ट लीडरशिप की जरूरत है। दूसरा है SA फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के तहत हम नक्सलियों पर लगातार आक्रमण करेंगे। बरसात के सीजन में भी जब जंगलों में घुसना बहुत मुश्किल होता है, तब भी हम नक्सलियों पर आक्रमण करते रहेंगे, जिससे कि उन लोगों की कमर टूट जाए। तीसरी बात, M फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग। हम अपने फोर्सेस को और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ऐसा मोटिवेट करेंगे कि वो पिछड़े क्षेत्रों में जाकर के काम करने के लिए तैयार हों। सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहतर पेमेंट, बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि सिविलियन ऑफिसर्स को हम लोग मोटिवेशन देंगे कि भाई आप वहां जाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको बेहतर अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो करियर प्रमोशन का हम लोग स्कोप रख सकते हैं, जिससे कि वहां काम करने वाले सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी बेहतर तरीके से काम करें। A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब हमको ड्रोन, फील्ड सिग्नलिंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी मानव जासूसों के द्वारा हम लोग को ऐसा इंटेलिजेंस तैयार रखना है, जिससे कि नक्सलियों के एक राज्य से दूसरे राज्य मूवमेंट का हमको पता चल सके और हम लोग नक्सलियों के खिलाफ प्रॉपर अटैक कर सकें और उनकी कमर तोड़ सकें। ठीक है, ताकि नक्सलियों के अंदर आपस में अगर कोई झगड़ा हो तो हम उस झगड़े का फायदा उठा सकें, और जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको हम बचा सकें। इस तरह का एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। खुफिया सूचनाएं जरूरी हैं। D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि हम लोगों को नक्सल प्रभावित जिलों को, देश भर के नक्सल प्रभावित जिले और छत्तीसगढ़ के 14 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए हम लोगों को विकास के संकेतक बनाने पड़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना, जमीन के क्षेत्र में इतना, हर चीज का विकास का हमको संकेतक बनाना पड़ेगा। और उन संकेतकों को एक डैशबोर्ड, यानी कि एक कंप्यूटर पे हम लोग को लगातार फीड करते रहना पड़ेगा, ताकि हम हर समय दिखा सकें कि कितना तेजी से विकास हो रहा है, कितना हमारा टारगेट था और हम कहां तक पहुंच सके हैं। क्योंकि विकास ही नक्सलवाद को अंततः खत्म कर पाएगा। तो विकास के लिए हम लोग परफॉर्मेंस बेस्ड एक सिस्टम बनाएंगे, जिससे हम लोग लगातार अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। तो डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हम लोग डिजाइन करेंगे और लोगों को हमेशा तैयार रखेंगे कि सब लोग देख सके कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, हमने कितना डेवलपमेंट किया। खाली बातों का डेवलपमेंट नहीं, रिजल्ट्स। हार्वेस्टिंग, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी का तो हम इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ आजीविका और इन आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सके और जनजातियों की जीवन शैली को भी बेहतर बनाया जा सके। एक्शन एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, नक्सली गतिविधियों के बदलते स्वरूप को, उसका मुकाबला करने के लिए लगातार हम लोग अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाते रहना पड़ेगा। यही है हर खतरे के लिए अलग अलग प्रकार का एक्शन प्लान, ये हमारी प्लानिंग का पार्ट है। और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, देखिए हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन ही इसलिए किया गया था कि नक्सलियों और आतंकवादियों को फाइनेंसिंग न मिल पाए। फाइनेंस जो है हमको, चाहे विदेशों से आए, चाइना पाकिस्तान जैसे देशों से, चाहे हमारे देश के आंतरिक जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन है वो फाइनेंसिंग करें। नक्सलियों को अगर फाइनेंसिंग मिलता है, हथियार मिलता है, तभी उनका आंदोलन चलता रह सकता है। तो हम लोग को ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केटिंग, इन दोनों पे कंट्रोल करना है, तस्करी पे कंट्रोल करना है, ताकि अंततः नक्सलियों को हथियार और धन की प्राप्ति ना हो सके। तो ये है समाधान स्ट्रैटेजी जो राजनाथ सिंह ने 2017 में स्थापित की थी। हम लोग को लगातार इस दिशा में प्रयास करना है और नागरिक प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मिल करके दमन और समझौते की, विकास की रणनीति को अपना करके ज्यादा से ज्यादा नक्सलवादियों के पांव हम लोग को उखाड़ने हैं।
ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक बहुत लंबी दौड़ है जिसमें हम लोग लगातार दौड़ते जा रहे हैं। LWE या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हमारे प्रदेश के 14 जिलों में लगातार विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जनजातियां जो हैं ये महसूस कर सकें कि वो समाज की मुख्य धारा में उतनी ही सम्मानित हैं जितनी कि वो अपने पुराने जीवन में हुआ करती थी, और नक्सलियों के अधीन जाकर के उनको वो लाभ नहीं मिल सकते जिनका वो वादा कर रहे हैं। नक्सली उनको झूठ बोल रहे हैं और उनको बरगला रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के सशक्तिकरण के लिए हमने पेसा एक्ट लागू किया है, जिसको कहते हैं पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज 1996। ये कानून जनजातियों को अ, वन क्षेत्रों पे विशेष अधिकार देता है, जिससे कि जनजातियां पंचायती राज संस्थाओं में हमेशा बहुमत में रहती हैं, और हमेशा पंचायत ग्राम सभा का अध्यक्ष एक जनजाति का व्यक्ति होता है, और हमेशा आपका जनपद पंचायत, जिला पंचायत इत्यादि के अध्यक्षों के पद पे भी जनजातियों का बोलबाला रहता है, ताकि जनजातियों को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वनवासियों के लिए वनाधिकार अधिनियम 2007 जो लागू किया गया है, वो भी छत्तीसगढ़ की जनजातियों को वनों पे, जल, जंगल और जमीन पे अधिकार उपलब्ध कराता है, और जल, जंगल, जमीन के अधिकार को लेकर के ही नक्सलियों ने जनजातियों को अपने तरफ खींचा है। अगर ये अधिकार सरकार स्वयं ही जनजातियों को प्रदान कर दे और पेशा के माध्यम से ग्रामीण स्वशासन की ताकत प्रदान कर दे, तो कोई आधार नहीं रह जाता जिसके आधार पे नक्सली जो है वो जनजातियों को, ग्रामीण लोगों को अपने तरफ खींच सके। तो देखिए, भ्रष्टाचार जितना कम होगा, सशक्तिकरण जितना ज्यादा होगा, मनरेगा के माध्यम से रोजगार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना इत्यादि के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा, आस्था निष्ठा विद्यालयों के द्वारा जो है, प्रयास विद्यालयों के द्वारा अच्छी से अच्छी शिक्षा, मोचो बाड़ी जैसी योजनाओं से कृषि का विकास, स्वरोजगार, सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है, रोड का निर्माण, और उद्योगों और खनिज संपदा के दोहन के दौरान जनजातियों के हितों का ध्यान रखना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से जनजातियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सब के माध्यम से हम लोग जनजातियों के जीवन को न सिर्फ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि नक्सलियों की तरफ उनके झुकाव को रोक करके नक्सलियों को समूल समाप्त कर सकते हैं। तो ये रणनीति हम अपना करके हम लोग को आगे बढ़ना है, और इस तरह से नक्सलवादी समस्या का समाधान करते हुए हम जनजातियों के लिए एक बेहतर जीवन निर्मित कर पाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, साकार एकेडमी की ओर से हम लाए हैं सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा की तैयारी का सुनहरा मौका। 28 अक्टूबर से प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें हर दिन सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाइव हल करेंगे, और आप हमसे जुड़ करके अपने घर में बैठे बैठे सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा के क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, और अपने ज्ञान को शार्प करते हुए अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, प्री परीक्षा से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने ज्ञान को शार्प कीजिए, और आखिरी मोमेंट में प्रेशर को अवॉइड करते हुए सब इंस्पेक्टर प्री परीक्षा में अपने सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। तो 28 अक्टूबर से प्रतिदिन आप जुड़िए साकार एकेडमी से, और जम के प्रैक्टिस कीजिए एसआई प्री के क्वेश्चंस का। थैंक यू।